माय डियर यंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ महात्मा गांधी की सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के बारे में अपने विचार शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ तक महात्मा गांधी का प्रश्न है, उनके विराट व्यक्तित्व का निर्माण बहुआयामी स्रोतों के द्वारा हुआ था। बचपन में ही उन्हें धार्मिक संस्कार अपनी माँ से मिला था, जो वैष्णव धर्म को मानने वाली थी, और जिससे उनके पूरे व्यक्तित्व में धार्मिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे चल कर के उनके मन में विभिन्न धर्मों को जानने की अभिरुचि हुई और इसी संदर्भ में उन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया, उन्होंने बाइबल का अध्ययन किया, उन्होंने कुरान का अध्ययन किया और इसी प्रकार बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का भी उन्होंने अध्ययन किया और हर एक धर्म की जो इसेंशियल वैल्यूज़ हैं, जिनको हम लोग सार तत्व कहते हैं, उसको उन्होंने ग्रहण किया और ये माना कि उनके व्यक्तित्व में जो सहिष्णुता है वो हिंदू धर्म के कारण है। इसी प्रकार ईसाई धर्म से उन्होंने प्रेम की शिक्षा ली कि मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए। बौद्ध धर्म से मानवतावादी दृष्टिकोण और करुणा की भावना को ग्रहण किया। जैन धर्म से अहिंसा का सिद्धांत लिया। सिख धर्म से भाईचारे की भावना को लिया और इस प्रकार से उनके आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। वे केवल एक राजनेता नहीं थे, वे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ही नहीं थे, वे केवल नैतिक विचारक नहीं थे, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों के प्रणेता थे। गांधी जी के काल में बहुत सारी विचारधाराएं सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में प्रचलित थी। उन्होंने ये देखा कि चाहे राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो या यहाँ तक कि प्रजातंत्र ही हो या समाजवाद हो, सब में कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुराइयाँ जरूर हैं और इसके लिए उन्होंने अनेक सामाजिक और राजनीतिक पाश्चात्य और पौरवात्य विचारकों का अध्ययन किया, जिसमें उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव जॉन रस्किन की पुस्तक का पड़ा, जिसका नाम अनटू द लास्ट है। उन्होंने थोरो की विचारधारा से भी सीखा, टॉलस्टॉय की विचारधारा से सीखा। टॉलस्टॉय का एक सेंटेंस है, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, आपके अंदर ईश्वर का साम्राज्य है। इससे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मानवता के प्रति ईश्वरीय प्रेम अपने अंदर जागृत किया। थोरो का एक निबंध था जो उस समय बहुत प्रचलित हुआ था, एन एसे ऑन सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा पर लिखा गया एक निबंध। उससे उन्होंने सविनय अवज्ञा के महत्व को पहचाना और जिसको उन्होंने सत्याग्रह के अंतर्गत प्रयोग में भी लाया। इसी प्रकार भारतीय चिंतकों में वे गोपाल कृष्ण गोखले से बहुत प्रभावित थे, तिलक से, अपने समकालीन राजनेताओं में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अरविंदो, इनसे सबसे वो बहुत प्रभावित थे और इन्हीं से प्रेरित होकर के उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना अमिट योगदान दिया। उनके जो दो मूल यंत्र थे जिसमें उनकी अगाध आस्था थी, सत्य और अहिंसा, वे इसे केवल आदर्शों और नैतिक मूल्यों के रूप में ही नहीं मानते थे, उन्होंने इसका अपने जीवन में प्रयोग किया। इसीलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ही लिखा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, सत्य के साथ उन्होंने प्रयोग किया। उनकी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा को अगर हम देखें, न केवल विशुद्ध प्रजातंत्र को मानने वाले थे, न वे विशुद्ध समाजवाद के अनुयायी थे। उनकी विचारधारा में हम
प्रजातांत्रिक समाजवाद का स्वरूप देखते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी आदर्शों को ही प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्त करने की चेष्टा की और उसे ही उन्होंने सर्वोदय के अंतर्गत स्थापित किया, एक विचारधारा के रूप में स्थापित किया, और जिसका अनेक लोगों ने सहयोग भी किया और उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत योगदान दिया। गांधी जी के जो अनुयायी थे उन्होंने उसे ग्रहण किया और उसको पूरे भारत में प्रचारित और प्रसारित किया, जिसमें सबसे अधिक योगदान विनोबा भावे जी का था, क्योंकि गांधी जी जब अनटू द लास्ट का गुजराती में ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उनके दिमाग में जो शब्द आया था वो अंत्योदय था। विनोबा जी ने इसमें सुधार किया, उन्होंने सुझाव दिया कि अगर इसको हम सर्वोदय नाम दे दें तो ये एक सकारात्मक संदेश देगा। अंत्योदय से एक निगेटिव सेंस जाता है, और सर्वोदय के अंतर्गत जो गांधी जी की विचारधारा थी वो भी पूरी तरीके से सम्मिलित थी। गांधी जी ये चाहते थे कि न तो बहुसंख्यकों का कल्याण और उत्थान होना है, न अल्पसंख्यकों का होना है, न अधिकतम का होना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि चाहे हम उपयोगितावाद को देखें तो वहाँ भी मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर की बात की गई है। प्रजातंत्र की बात करें तो वहाँ भी रूल बाई मेजॉरिटी की बात की गई है। तो कहीं न कहीं या तो मिनिमम छूट जा रहा है या तो माइनॉरिटी छूट जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि 20वीं शताब्दी में जो विकास का एक मॉडल था वो एकांगी था। विकास का मॉडल भौतिकतावाद पर आधारित था और आर्थिक विकास को ही मुख्य रूप से विकास मान लिया गया। गांधी जी इसको भी अपूर्ण मानते थे और एकांगी मानते थे। उनका ये कहना था केवल भौतिक विकास से हमारा कल्याण नहीं होगा और मानवता का विकास नहीं हो सकता है। भौतिक विकास से दूरियां बढ़ेंगी, वर्ग भेद बढ़ेगा, शोषण बढ़ेगा, जातिवाद बढ़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसी विचारधारा को अपनाया जाए जो सबके सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को निर्धारित करे, और सर्वोदय इसी प्रकार की विचारधारा है जहाँ पर सबके नैतिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, भौतिक विकास की बात की गई है। यह उन्नयन है। जब आप भौतिकता से आध्यात्म के स्तर पर आते हैं तो आपके व्यक्तित्व का उन्नयन हो जाता है। योर पर्सनालिटी गेट्स एनहेंस्ड। ये एनहेंसमेंट की प्रक्रिया है। धीरे 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 आप में विकास होता चला गया और आप सर्वांगीण रूप से विकसित हो गए। आप में नैतिकता का भी भाव है, आप में बौद्धिकता का भी भाव है, और आप में आध्यात्मिकता का भी भाव है। आप में करुणा भी है, सत्य का पालन करने की प्रवृत्ति है, अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति है, और साथ ही साथ आप सबको अपने साथ लेकर के चलने की भावना रखते हैं। और जब तक इस प्रकार की भावना नहीं होगी, पूरे विश्व का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। जब हमारे अंदर नैतिकता का बोध होगा तो निश्चित रूप से हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे। गांधी जी स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कुछ समय के बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, जो प्रोडक्शन हुआ है उसको बेचने में दिक्कत आएगी। हमें मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स की ज़रूरत है, और जब हम मिनिमाइजेशन ऑफ नीड्स को अपना लेंगे तो न तो प्रकृति का अंधाधुंध शोषण होगा, न पर्यावरण की समस्या आएगी, और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे। आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संजो के रखेंगे। हम केवल भोगवादी नहीं बनेंगे, केवल उपभोग मात्र हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगा। हम लिव और लेट अदर्स लिव के मार्ग पर चलेंगे, खुद भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने के लिए प्रेरित करेंगे, और उनको सहायता प्रदान करेंगे जहाँ भी जिसको ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जीवन का लक्ष्य पूरे मानवता के विकास को होना चाहिए।
क्षेत्रीयतावाद या जातीयवाद, जातिवाद या संप्रदायवाद जैसी जो सोशल और पॉलिटिकल इविल्स हैं, उनसे हमको दूर रहने की ज़रूरत है। इसीलिए गांधी जी ने प्रजातांत्रिक साधनों से ही सबके विकास का एक खाका खींचा और जिसमें उन्होंने सबसे पहले ये बताया हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें सबके काम के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। एक स्वीपर का जो स्वेच्छाचारी है, जो स्वच्छाचारी है, स्वच्छ जो बनाने में मदद करता है, उसका भी सम्मान रखना है। और जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनका भी सम्मान हमको करना है। किसी का काम छोटा है बड़ा नहीं है। जो काम एक छोटा कर सकता है वो बड़ा व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें हर एक कर्म के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए। ऊंचा और नीचा का बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो था कि अधिकारियों में जो अहंकार की भावना आ जाती है, वे अपने को स्वामी समझने लगते हैं। गांधीयन आइडियोलॉजी में था कि आप अपने को सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के रूप में समझो। इसीलिए जो नाम दिया गया था सिविल सर्विसेज। तो आप सिविल सर्विसेज में अगर काम कर रहे हैं तो आप सर्वेंट हैं, मालिक नहीं हैं आप। तो उससे ये रहेगा कि आम जनता के प्रति जो आपका जुड़ाव है, जो आपका लगाव है, उससे समाज का भला होगा और समाज का सर्वांगीण विकास संभव हो पाएगा। इसी के अंतर्गत गांधी जी ने विनोबा भावे जी के साथ मिलकर के एक भूदान आंदोलन चलाया था। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने आप में एक आदर्श विचारधारा थी, क्योंकि उत्पादन के लिए जो सबसे जरूरी चीज़ होती है वो भूमि है। और भारतवर्ष में करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 इंच भूमि नहीं है, और तमाम ऐसे लोग, लाखों लोग हैं जिनके पास 1000 एकड़ है, 100 एकड़ है, 50 एकड़ है। तो गांधी जी कहा करते थे कि जिस तरह से हम अपनी संतान के लिए ही अपनी संपत्ति सुरक्षित रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने संपत्ति का, अपने ज़मीन का एक हिस्सा जो भूमिहीन है उनको दे देना चाहिए, जिससे कि वो भी उत्पादन में अपना सहयोग कर सके। अब ये व्यावहारिक रूप से बहुत सफल तो नहीं हो पाया था, लेकिन तब भी गांधी जी के अनुयायियों ने लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो दान में ली थी स्वेच्छा से। और वे ये समझाया करते थे, गांधीवादी जो भी फॉलोअर्स उनके थे, इस सबय भूमि गोपाल की, द होल लैंड बिलोंग्स टू गॉड। आप तो केवल कस्टोडियन हैं, भूमि को उत्पन्न करने की शक्ति मानव में है ही नहीं है। तो मोह किस बात का है? जैसे आपके मरने के बाद आपकी संतान आपकी भूमि का स्वामी हो जाएगी, तो अगर उसका एक हिस्सा आप संतान के रूप में भूमिहीनों को ही दे देते हैं तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा, वे उत्पादन में सहायक होंगे और अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इससे जो समाज में वर्ग भेद है, गरीब और अमीर का, ऊंचे और नीचे का, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो जो आदर्शों में उन्होंने स्वीकार किया था, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जो वर्ग विहीन हो, जो जाति विहीन हो, जो शोषण विहीन हो, जहाँ कोई भेदभाव न हो, ऐसे ही समाज को हम राम राज्य का एक अंग मान सकते हैं। ये गांधी जी का मूल रूप से विचार था, जो कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्थापित किया था। दूसरी बात जो उनके सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण है वो है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ साथ आर्थिक विकेंद्रीकरण के भी पक्षधर थे। जैसा कि लॉर्ड एक्टन ने कहा था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसलिए सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होनी चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
और जो आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहे हैं, वो गांधी जी के सपने का ही पूर्ण होना है, जहाँ पर सत्ता का कई लेवल्स पे विकेंद्रीकरण हुआ है। इसी तरह आर्थिक विकेंद्रीकरण में वे कभी भी आर्थिक केंद्रीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे चाहते थे कि हमारे यहाँ करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए गांधी जी ने लघु और कुटीर उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग को महत्व दिया, जो कम लागत में उत्पादन किया जा सकता है। नेहरू जी और गांधी जी की विचारधारा में एक महत्वपूर्ण अंतर था कि नेहरू जी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को लगाने पे, हैवी इंडस्ट्रीज़ को लगाने पे जोर दिया गया, किया भी उन्होंने, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे करोड़ों हाथ बेरोजगार हैं, उनको रोजगार छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना से, कुटीर उद्योगों की स्थापना से मिल सकता है। ग्रामीण उत्पादन पर आधारित उद्योगों पे उनको निर्भर किया जा सकता है, उनका सहयोग लिया जा सकता है। तो इस तरह से एक बहुआयामी सोच का विकास गांधी जी ने किया था, और स्वयं भी उनका व्यक्तित्व पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। और केवल एक शताब्दी में ही नहीं, आने वाली शताब्दियाँ गांधी जी के आदर्शों पर, उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए गर्व का अनुभव करेंगी। और हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये सहज रूप से विश्वास ही न कर पाएँ कि ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर हुआ था। जैसा कि आइंस्टीन ने संदेह प्रकट किया था कि आने वाली पीढ़ियाँ शायद ये विश्वास न कर पाए कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। वे इंसान के रूप में, मानवता के रूप में, आदर्श व्यक्ति के रूप में वे थे यहाँ पर। धन्यवाद।